स्वागत है मेरे YouTube चैनल LCC 2.0 पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के लिए, बिहार बोर्ड का क्लास 10th के लिए जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहला चीज कि बहुत सारे बच्चे को केमिस्ट्री से डर लगता है, तो एक चीज बता दें कि आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत चीज आपको समझ में आएगा, उसके बाद मजा भी आने लगेगा केमिस्ट्री पढ़ने में। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके बारे में जानेंगे। और उस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, पहले ये समझेंगे कि इसका बेसिक चीज जितना भी सूत्र दिया हुआ है इस बुक में उसके बारे में, वो बना कैसे उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या इस चैप्टर में इन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं इसी चैप्टर को, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें टॉपिक दिया क्या है यहाँ पे पढ़ेंगे, तत्व के नाम और सूत्र, उसके बाद परिवर्तन के बारे में जानेंगे, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, प्रतिफल, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद रासायनिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में जानेंगे कि रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने होते हैं, उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 नंबर कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का 2 विधि होता है, एक अनुमान विधि और दूसरा क्या होता है बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहला बेसिक जो चीज है पदार्थ के बारे में, यहाँ पे जानेंगे कि सबसे पहला चीज पदार्थ होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पदार्थ वह हर चीज जो स्थान घेरे, रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यानी पदार्थ कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी चीज, जो कि अगर मेरे हाथ में ये मार्कर है तो ये भी क्या है, पदार्थ है। इसको अगर कहीं हम रख देते हैं तो कुछ ना कुछ ये स्थान घेरेगा, इसके बाद इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। और मेनली पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया है, एक भौतिक वर्गीकरण में और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण में। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा भौतिक वर्गीकरण और दूसरा क्या है, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद भौतिक वर्गीकरण को 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में बांटा गया है, पहला है ठोस, द्रव और उसके बाद गैस। उसी तरह रासायनिक वर्गीकरण को 2 भाग में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे मिश्रण है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया, एक तत्व के बारे में और दूसरा है यौगिक के। उसके बाद तत्व को 2 भाग में बांटा गया, एक धातु और अधातु। उसके बाद यौगिक को 2 भाग में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। और उसके बाद मिश्रण को 2 भाग में बांटा गया है, समांग और विषमांग। इस चैप्टर में यानी सबसे हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, उसके बाद ये पदार्थ से, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग चैप्टर में इन करेंगे। तो यहाँ पे पदार्थ आई होप कि आपको समझ में आएगा कि पदार्थ वो होता है कि वो हर चीज जो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। और पदार्थ को 2 भाग में बांट दिए, भौतिक वर्गीकरण उसके बाद रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को 3 भाग होता है, ठोस, द्रव और गैस। उसी तरह यहाँ पे रासायनिक वर्गीकरण को 2 भाग में, एक शुद्ध होता है एक मिश्रण होता है। शुद्ध को 2 भाग में, धातु और अधातु, और मिश्रण को समांग और विषमांग में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि तत्व होता क्या है। उसके बाद तत्व के बारे में जानेंगे कि तत्व एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पे लिखा गया कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में ना तो विभाजित किया जा सकता है और ना ही उसे भिन्न गुण वाले पदार्थ से बनाया जा सकता है। यानी तत्व उसको बोला जाता है कि किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ में ना तो विभाजित किया जा सकता है और ना ही क्या किया जाता है, उसे भिन्न पदार्थों में हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे में यहाँ पे दिया हुआ है कि सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, हाइड्रोजन हो गया आदि, इसी को हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। दूसरा टॉपिक है मेरे पास यौगिक। उसके बाद यौगिक वे शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुमान में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यानी ये दोनों के दोनों क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। और ये क्या होता है कि इसको हम ज्यादा तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, यौगिक यानी कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व से मिलकर एक निश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। जैसे कि H2O है और H2O का सूत्र क्या होता है, H2O, यानी ये जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 होता है। ये क्या हो गया मेरे, यौगिक हो गया। ये 2 तत्व से मिलकर बना है, एक कार्बन और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। उसी तरह हम ये समझेंगे कि ये कैसे सूत्र बना है। उसके बाद आते हैं अगला टॉपिक पे, यौगिक के प्रकार। यौगिक के 2 प्रकार होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक है और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक।
यहाँ पे कार्बनिक यौगिक जंतु तथा वनस्पति स्रोतों से प्राप्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी वैसा यौगिक जो कि जंतु और वनस्पति से हमको प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। जैसे में यहाँ पे प्रोटीन, वसा, चीनी इत्यादि, ये सब क्या है मेरा, ये सब कार्बनिक यौगिक है। दूसरा यहाँ पे अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक यानी वैसा यौगिक जो क्या होता है, भू प्रॉपर्टी या हमको भूमि से प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, ये सब क्या हो गया कि अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। यानी इस चैप्टर में सबसे बेसिक चीज जो था हमको तत्व के बाद पदार्थ के बारे में जाने, उसके बाद तत्व के बारे में, उसके बाद यौगिक के बारे में उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 1 से 30 तक तत्व का नाम याद होना चाहिए, जो कि आपके पीछे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रिलियम, ये 1 से लेकर कहाँ तक है, 30 तक दिया हुआ है। ठीक है, इसका एक चीज हम लोग अगर इस चैप्टर को, केमिस्ट्री को अगर शुरू से अंत तक जब तक पढ़ना है, आपको कम से कम 30 एलिमेंट यानी तत्व का नाम याद होना चाहिए और उसका परमाणु संख्या और परमाणु भार आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपको 1 से लेकर 30 तक तत्व का नाम और इसका परमाणु क्रमांक दिया हुआ है और परमाणु भार भी दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं कि ये सूत्र बनता क्या है, कैसा होता है, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे रासायनिक सूत्र यानी रासायनिक सूत्र यानी कहने का मतलब प्रतीकों का वैसा समूह जिसके द्वारा किसी भी तत्व या यौगिक के अणुओं की रचना होती है, सूत्र अथवा रासायनिक सूत्र कहलाता है। यानी रासायनिक सूत्र हम किसको कहते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि प्रतीकों का वैसा समूह जिसके द्वारा किसी तत्व या यौगिक के अणुओं की रचना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र का प्रकार होता है, यहाँ पे 4 प्रकार का होता है। मूलानुपाती सूत्र, उसके बाद अणुसूत्र, उसके बाद संरचना सूत्र, उसके बाद युक्ति सूत्र। इस चैप्टर में हमको सबसे मेन जो पढ़ना है उसको अणुसूत्र के बारे में पढ़ना है, वही हम जानेंगे इसमें विस्तार रूप से। ठीक है, तो ये रहा आपका रासायनिक सूत्र और इसके प्रकार। तो इस चैप्टर में हमको जितना भी मिलेगा वो सब का सब क्या मिलेगा, अणुसूत्र मिलेगा। उसके बाद अणुसूत्र होता क्या है, यहाँ पे समझेंगे किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसके अणु में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, उसे हम अणुसूत्र कहलाता है। जैसे कि जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O होता है। यानी अणुसूत्र कहने का मतलब वो चीज होता है, किसी भी यौगिक का वह सूत्र जो उसके अणु में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, उसे अणुसूत्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O होता है। यानी ये क्या होता है कि किसी न किसी के अणु में उपस्थित तत्व कितना होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे वास्तविक संख्या जो दर्शाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अणुसूत्र बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं आयन पे। आयन यानी कहने का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, परमाणु के अपने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर आवेशित हो जाता है। ठीक है, इसी कण को हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। यानी आयन कहने का मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे, ठीक है, उसके बाह्यतम कक्ष में जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है कि या तो वो प्राप्त करता है कहीं ना कहीं से, या तो वो त्याग करता है, तो उसी से हमको क्या मिलता है, आयन मिलता है। आयन मिलनी 2 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है ऋणायन और एक होता है धनायन। इसके बारे में एक टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या। जैसे कि ये रहा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जाने। जैसे कि ये रहा परमाणु का सबसे बीच वाला भाग, इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं कक्ष। इसको हम क्या बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं।
ये रहा मेरा पहला कक्ष, ये रहा दूसरा कक्ष, ये रहा तीसरा कक्ष। ठीक है, इसी तरह चौथा कक्ष भी होगा, एक हम चौथा कक्ष यहाँ पे, ये रहा मेरा चौथा कक्ष। और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र होता है 2n²। यानी ये पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष, ये चारों कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है, तो उसका सूत्र होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि के वाले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। यहां से हम जानेंगे कि के में कितना होता है, ठीक है, एल में कितना होता है, एम में कितना होता है और एन में कितना होता है। यानी इसमें ये पहला कक्ष है तो 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह एल में, एल वाला कितना था, दूसरा कक्ष था, तो 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, सॉरी 8 होगा। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा कक्ष है, उसी तरह 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ये रहा मेरा चौथा, ये 2 × कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, यानी इसमें कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि के और एल और एम और एन, ये चारों कक्ष में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन रहता है। उसी तरह अगर हमको क्या करना है कि तत्व का हमको अगर संयोजकता निकालना है, ठीक है, तो संयोजकता निकालने के लिए हम ये रूल फॉलो करेंगे के एल एम एन। जैसे कि अगर सोडियम, सोडियम 11 नंबर पे है, जैसे यहाँ पे सोडियम अगर 11 नंबर पे है, इसका अगर हमको चार्ज निकालना, आयन निकालना है कि इस पर प्लस होगा कि माइनस होगा, उसको समझते हैं। तो ये अगर सोडियम 11 नंबर पे है, सोडियम 11 नंबर पे है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना 11 है, तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 1, यानी लास्ट में वाले ऑर्बिट में यानी अक्ष में कितना बच गया, 1 बच गया। यानी कहने का मतलब है कि सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन था और इसमें हम KLM में सजा दिए, तो लास्ट में जितना बचता है वही क्या होता है, इसका संयोजकता कहलाता है। यानी अगर 1 से लेकर 4 तक रहेगा तो वो प्लस वाला कहलाएगा, अगर 5 से लेकर 7 तक रहेगा तो वो माइनस वाला कहलाएगा। और माइनस का चार्ज कैसे लिखेंगे, तो 8 में से माइनस करके उसका हम क्या करते हैं, माइनस का चार्ज लिखते हैं। जैसे कि अगर सोडियम है, इसका 1 आया है, तो सोडियम पे हम क्या लिख सकते हैं, सोडियम का प्लस का 1 चार्ज होता है, यानी ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को दे देगा। ठीक है, ये रहा कुछ बेसिक चीज। इसके बाद आगे आते हैं, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आयन 2 तरह का होता है। आयन यहाँ पे 2 तरह का होता है, एक होता है धनायन और दूसरा होता है ऋण आयन। ठीक है, आयन कहने का मतलब ये था कि आयन 2 तरह का, एक होता है धनायन और दूसरा होता है ऋण आयन। यहाँ पे धनायन कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का त्यागता है, ऊर्जा आवेशित करता है, समानांतर धातु। यानी धनायन वो कहलाता है जो कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। जैसे कि अगर यहाँ पे के, एल, एम और एन, ये 4 था अक्ष है, ये पहला अक्ष था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और इसमें 18 और इसमें 32। अगर हमको क्या लिखना है, एल्युमिनियम का लिखना है, यहाँ पे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना नंबर पे होता है, 13 नंबर पे होता है। तो इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले में हम कितना 2, इस वाले में 8 और इसमें 3, यानी इसका एल्युमिनियम का अगर हमको चार्ज लिखना हो, आयन लिखना हो, तो कैसा होगा, प्लस वाला होगा, यानी कहने का मतलब धनायन होगा कि ऋणायन होगा। तो एल्युमिनियम का कितना होता है, लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना है, 3 है। हम बताए हुए थे कि 1 से लेकर अगर 4 तक रहता है तो वो प्लस वाला कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर 5 से 7 रहे, यानी लास्ट वाले ऑर्बिट में अगर 5 से ऊपर रहता है तो उसको हम माइनस में लिखते हैं। और माइनस में कैसे लिखते हैं, 8 में से इसको माइनस करके हम माइनस का उसका चार्ज लिखते हैं। तो यहाँ पे एल्युमिनियम 13 नंबर पे था, तो एल्युमिनियम 13 नंबर पे कहने का मतलब ये है
कि इसमें इसका कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम पे प्लस का 3 चार्ज हो जाएगा। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेशियम, पोटेशियम 19 नंबर पे होता है, तो इसको अगर इस पे क्या चार्ज होगा, धन आयन होगा कि ऋण आयन होगा, उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2, 8 और यहाँ पे 10 हो गया और लास्ट में कितना बच गया 9, तो यहाँ पे 8 और लास्ट में कितना हम लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यानी इसका भी कितना हो जाएगा, पोटेशियम पे प्लस का 1 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्लस वाला, यानी धनायन लिखने के लिए अगर लास्ट वाले ऑर्बिट में 1 से 4 बचता है तो उसको हम क्या करते हैं, प्लस का साइन दे देते हैं। उसके बाद इधर आते हैं ऋणायन। ऋणायन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, ठीक है, उसके बाद ऊर्जा उत्सर्जित करता है सामान्यतः था। उसके बाद अगर हम लिखे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितना नंबर पे होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो यानी यहाँ पे अगर हम लिखे, यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का हमको लिखना है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, इस वाले में लास्ट में 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम बताएं कि अगर 5 से लेकर 7, यानी लास्ट वाले ऑर्बिट में अगर 5 से ऊपर रहा तो उसका अगर हमको चार्ज लिखना है, आयन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये क्या करेंगे हम 8 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी ऑक्सीजन पे मेरा कितना का चार्ज होगा, माइनस का 2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा माइनस का चार्ज। ठीक है, उसी तरह क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ऋणायन समाप्त। इसके बाद मूलक क्या होता है कि मूलक आयनिक पदार्थ अम्ल क्षार जल में विलीय होकर आयनों का अपघटित हो जाते हैं, इन्हें हम मूलक कहते हैं। यानी मूलक उसको बोला जाता है, आयनिक पदार्थ जितना भी है उसको हम मूलक बोलते हैं। ठीक है, वो अपघटित होकर बनता है। अब मूलक का 2 होता है, एक सरल मूलक होता है और एक क्या होता है, संयुक्त मूलक होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनता है। ये क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनता है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पे क्लोरीन, ये सब क्या है, ये सरल मूलक है। यानी और यहाँ पे संयुक्त मूलक कहने का मतलब है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह जिस पर कोई निश्चित आवेश होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त मूलक बोलते हैं। यानी ये 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह से मिलकर बना होता है और इस पे निश्चित आवेश होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त मूलक बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया हुआ है और इसके बारे में हम जानेंगे और यहाँ से हम बनाने का कोशिश करेंगे रासायनिक सूत्र। ठीक है, कि बहुत सारे इस चैप्टर में बहुत सारे दिया हुआ है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैसे होता है, उसी के बारे में जानेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है धनायन आवेश, ठीक है, और इधर में दिया है ऋणायन आवेश। यहाँ पे अगर हम सूत्र बनाने का कोशिश करें, देखिएगा यहाँ पे अगर दिया हुआ है क्या कि सोडियम, सोडियम पे कितना चार्ज है, प्लस का 1 है। ठीक है, उधर क्लोराइड, क्लोराइड पे कितना का चार्ज है, माइनस का 1 है। और कभी भी सूत्र बनता है, जितना भी अगर केमिस्ट्री में सूत्र बनता है तो 2 चीज मिलाकर बनता है, एक प्लस और एक माइनस वाला। ठीक है, इसी से हमको क्या मिलता है, सूत्र बनता है। उसी तरह यहाँ पे अगर सोडियम और क्लोराइड दिया हुआ है, तो सोडियम का यहाँ पे लिखेंगे सोडियम और इधर में क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। सोडियम का इधर में चार्ज कितना है, प्लस का 1 है और इधर में कितना है, माइनस का 1। इसको अगर हम क्रॉस गुना करते हैं तो ये मेरा बन के आएगा सोडियम NaCl। इसको हम पढ़ेंगे क्या, सोडियम क्लोराइड पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। उसी तरह यहाँ पे मैग्नीशियम दिया हुआ है, ऑक्साइड दिया हुआ है, हाइड्रोक्साइड, उसके बाद सल्फेट, उसके बाद फास्फोट, उसके बाद कार्बोनेट, उसके बाद नाइट्रेट। ये सब ऋणायन आवेश है और ये सब धनायन आवेश है। इसी को हम मिलाकर क्या बनाते हैं, सूत्र बनाते हैं। उसके बाद अगर हमको लिखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र अगर पूछा जाए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो Mg और इधर में हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का लिखेंगे। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा, तो मैग्नीशियम का चार्ज कितना हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का चार्ज कितना हो जाएगा 2, और ये 2 से 2 क्या होगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, ये बनाएगा आपको MgO। इसका MgO हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, उसी तरह एल्युमिनियम क्लोराइड अगर आपसे पूछ दे, एल्युमिनियम ऑक्साइड पूछ दे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पूछ दे, एल्युमिनियम सल्फेट पूछ दे, एल्युमिनियम फॉस्फेट पूछ दे, एल्युमिनियम कार्बोनेट पूछ दे, एल्युमिनियम नाइट्रेट पूछ दे, तो आप मिला के बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर हम क्या करेंगे कि सोडियम, जैसे यहाँ पे सोडियम दिया हुआ है, अगर सोडियम को हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम
फॉस्फेट और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट यहाँ से हम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं, अगर हमको लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपसे कोई पूछ दे कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम पे कितना का चार्ज है, प्लस का 2 कैल्शियम, और इधर कितना है कार्बोनेट, कार्बोनेट यानी Cu3, इस पे कितना का चार्ज है, माइनस का 2। यहाँ पे देखेंगे इसका प्लस का 2 है और इसका भी कितना है, माइनस का 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 1 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, ये बनाएगा क्या, CaCO3। ये इसको हम क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। उसी तरह अगर हमसे पूछ दे कि कॉपर सल्फेट का सूत्र बताओ, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पे कॉपर का चार्ज कितना है, Cu का प्लस का 2 है, और यहाँ पे सल्फेट का कितना है, SO4 पे कितना है, 2। ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, यानी आपके किताब में मिलेगा CuSO4, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट पढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरह जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट क्या होगा कि जिंक सल्फेट का कितना हो जाएगा, Zn, इस पे प्लस और सल्फेट SO4, इस पे कितना, माइनस का 2, और ये होगा कैंसिल आउट होगा, और ये यहाँ पे 1 और ये भी 1, और इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तो ये क्या बना जाएगा, ZnSO4, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ZnSO4, ये क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारा सूत्र, अगर यहाँ पे 8-7 दिया हुआ है, इसी को आप मिलाकर बहुत सारा सूत्र बना सकते हैं, ऐसा ही सूत्र बनता है, ये चीज आपको याद करना होगा। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे अब चैप्टर में इन करते हैं कि मेन चीज जो हम लोग का चैप्टर का था, बेसिक चीज हम लोग समझ लिए, अब आते हैं धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर में इन करेंगे। इसके बाद वाला जो टॉपिक है परिवर्तन, ये परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, पदार्थ को दो परिवर्तन में बांटा जाता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उसको बोला जाता है कि किसी भी पदार्थ में क्या होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं कि इसको भौतिक परिवर्तन। जैसे भौतिक गुणों में क्या होगा, अवस्था में चेंज होगा, अवस्था में चेंज होगा, उसके बाद आयतन में चेंज होगा, आकार में चेंज होगा, बदलाव आएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, इसको भी हम समझेंगे। और इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ये 3 पॉइंट याद रखना है आपको भौतिक परिवर्तन में। भौतिक गुणों में परिवर्तन यानी कहने का मतलब अवस्था में चेंज, आयतन और आकार। अवस्था में चेंज को हम समझते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया है बल्ब का जलना, जल में नमक और बादल का बनना, यानी भौतिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर यहाँ पे H2O है, ठीक है, इसको अगर हम, ये बर्फ के अवस्था में, ये क्या है, बर्फ है, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, जल में बन जाता है, H2O बनेगा, ये जल के फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये क्या बनेगा, H2O, और ये क्या आएगा, वाष्प के। यानी कहने का मतलब है कि ये पहले क्या था, H2O बर्फ अवस्था में था, और धीरे धीरे ये क्या हुआ, जल अवस्था में बदला, उसके बाद वाष्प में बदला, यानी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अगर वाष्प को अगर हम ठंडा करते हैं तो ये क्या बना देगा, जल बना देगा, और जल को और ठंडा करते हैं तो ये क्या बना देगा, बर्फ बना देगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस अवस्था में ये बदला फिर से वही अवस्था में आ गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति बोलते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, यानी इसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में 3 चीज याद रखना है कि आपको भौतिक परिवर्तन में क्या क्या होता है। सबसे पहले उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी कहने का मतलब कि अगर अवस्था में चेंज हम देख लिए, उसके बाद आकार में चेंज। अगर आपके पास प्लेन पेपर है, प्लेन पेपर है और उसको हम फोल्ड करके क्या किए, गोलाकार बना दिए, तो वो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। उसके हम क्या किए, आकार में बदलाव कर दिए, यानी भौतिक गुण में बदलाव कर दिए। पहले प्लेन था, उसके बाद हम उसको गोलाकार बना दिए, तो उसके अवस्था यानी आकार में चेंज कर दिए, तो वही क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रासायनिक परिवर्तन होता क्या है।
यानी रासायनिक परिवर्तन कहने का मतलब रासायनिक यानी पदार्थों के बीच में रासायनिक गुणों में परिवर्तन आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रासायनिक गुणों में परिवर्तन, और ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। यानी उत्क्रमणीय प्रकृति तो समझे हैं कि जिस अवस्था में बदला था फिर से वही अवस्था में आ गया, उसको उत्क्रमणीय बोलते हैं। अनुत्क्रमणीय उसको बोलते हैं कि जो अवस्था में बदला है फिर से उसको उसी अवस्था में नहीं हम बदल सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें लिखा गया है, यहाँ पे को काट लीजिएगा, यानी इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि लोहे का जंग, भोजन का पाचन, दूध से दही बनना। ठीक है, दूध से दही बनना, फिर से आप दही को दूध बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं, तो वही क्या कहलाता है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति कहलाता है। आई होप ये परिवर्तन आपको समझ में आएगा। परिवर्तन को दो भाग में, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। और इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में ही पढ़ना है कि इसमें हमको नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बेसिक जो चीज है पढ़ चुके हैं, अब आते हैं मेन चैप्टर में, जो कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब धीरे धीरे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया यानी इसमें पढ़ेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया उसको हम बोलेंगे, यहाँ पे लिखा कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है H2 प्लस क्या मिला है, Cl2, ये क्या बना है, HCl बनाया। तो इसी को यानी एक हाइड्रोजन मिला और एक क्या मिला, क्लोरीन मिला, और ये क्या बना दिया, खाने वाला नमक बना दिया, सॉरी ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया। ठीक है, HCl बना दिया। इसके बाद टॉपिक है मेरा अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक क्या होता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। यानी अभिकारक कहने का मतलब है कि वैसा तत्व यानी वैसा पदार्थ जो कि क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है H2 प्लस Cl2, ये क्या कर रहा है, इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और यहाँ पे जो इसके बाद दिया है प्रतिफल, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। यानी कहने का मतलब कि इस अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ था, H2 था और Cl2 था, ये क्या था, अभिकारक, और इसको मिलने से जो बना है HCl, ये क्या कहलाएगा, प्रतिफल बनेगा। ये प्रतिफल कहलाएगा। अभिक्रिया में वैसा पदार्थ जो भाग ले रहा है, ठीक है, तो उसको हम अभिकारक बोलते हैं। और जो अभिकारक भाग लेकर उसके बाद नए पदार्थ का निर्माण कर दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया कि वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और जो भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण कर देगा, उसको हम प्रतिफल बोलेंगे। जैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं। यहाँ पे अगर हम क्या कर देंगे कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या बनाएगा, CaO प्लस CO2 बनाएगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और यहाँ पे नए पदार्थ का निर्माण किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये दोनों प्रतिफल हो गया। ये क्या हो गया, मेरा प्रतिफल हो गया। ठीक है, इसके बाद जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, यानी हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होता है। जैसे यहाँ पे दिया है गैस की उत्पत्ति होना। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, गैस की उत्पत्ति होना। यानी कोई भी अगर अभिक्रिया होगा उसमें ये गैस की उत्पत्ति होगा, उसके बाद क्या होगा, अवक्षेप का बनना। उसके बाद हमको पता चलेगा कि रंग में परिवर्तन, अगर कोई अभिक्रिया हो रहा है, पहले उजला था और अभिक्रिया होकर लाल बना दिया, तो उसको रंग में परिवर्तन हुआ है, तो हम जानेंगे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद गैस की उत्पत्ति कहने का मतलब ये था पहला पॉइंट, कि अगर कोई अभिक्रिया हो रहा है, उसके लास्ट में अगर मिल रहा है हमको फलस्वरूप क्या मिल रहा है, कोई ना कोई गैस निकल रहा है, तो उसको हम जानेंगे क्या कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। उसके बाद अवक्षेप का बनना, यानी किसी जलीय विलयन से पृथक होकर
ये क्या बनाता है, ठोस बनाता है, उसी को हम अवक्षेप बोलते हैं। तो अगर वैसा बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अवक्षेप बनना, यानी वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। इसके बाद तीसरा पॉइंट था कि रंग में परिवर्तन। पहले अगर रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले अगर सफेद कलर का था और रासायनिक अभिक्रिया हुआ उसके बाद लाल बन गया तो उसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दिया है ताप में परिवर्तन, यानी कहने का मतलब यह है कि ताप में अगर परिवर्तन हमको दिखाई देता है, यानी पहले अगर हम अभिक्रिया करने से पहले देखेंगे कि वो क्या है, ठंडा है, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसको हम देखते हैं कि वो गर्म हो गया, छू के देखते हैं तो गर्म हो गया, तो वहां पे हम जानेंगे क्या कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन, यानी कहने का मतलब ये है कि पहले अगर रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले वो सॉलिड यानी ठोस अवस्था में था और रासायनिक अभिक्रिया होकर वो द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है, तो वहां पे भी हम जानेंगे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की अगर विशेषताएं पूछे तो ये 5 विशेषताएं होता है। सबसे पहला गैस की उत्पत्ति, दूसरा होता है अवक्षेप बनना, और तीसरा क्या होता है रंग में परिवर्तन, और चौथा ताप में परिवर्तन, उसके बाद पांचवा अवस्था में परिवर्तन। ये आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रासायनिक समीकरण को समझते हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, रासायनिक समीकरण होता क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उसे अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अगर पदार्थ अगर तत्व भाग ले रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, पदार्थ का संकेतों और सूत्रों की सहायता से, ठीक है, उसको हम संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं, वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण के प्रकार दो होता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण ये पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। इसके पिछले साल भी पूछा हुआ था कि 5 नंबर का क्वेश्चन रासायनिक समीकरण क्या होता है। ये दो तरह का होता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद पहला टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। इसको हम समझेंगे, समीकरण समझ गए, उसके बाद समीकरण को दो भाग में बांटे थे, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या समान होती है। यानी कहने का मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि इसमें तत्वों की परमाणु की संख्या दोनों तरफ क्या होता है, बराबर यानी समान होना चाहिए, तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक उदाहरण H2 प्लस Cl2, ये इधर क्या बनाया है, HCl बनाया 2HCl। यानी इसमें देखेंगे कि इस अभिक्रिया में कौन कौन तत्व भाग लिया है। सबसे पहला तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, और इधर में देखेंगे यानी कहने का मतलब बाई की तरफ हाइड्रोजन की कितना संख्या है, यानी 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2। ठीक है, और इधर भी कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2। उधर इधर में देखेंगे कि क्लोरीन की संख्या कितना है, 2 है, और इधर में भी क्लोरीन की संख्या कितना है, 2। तो इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, यानी दोनों तरफ क्या है कि इसके परमाणु की संख्या, तत्वों की परमाणु की संख्या क्या है, बराबर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अगला टॉपिक पे, यानी दिया हुआ है असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी दिया हुआ है, इसके बाद है असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी यहाँ पे दिया हुआ है असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान नहीं होती। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ क्या हो रहा था, परमाणु की तत्वों की परमाणु की संख्या समान हो रहा था। असंतुलित में क्या हो रहा था, दोनों तरफ तत्वों की परमाणु की संख्या समान नहीं होता है। जैसे यहाँ पे समझेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इधर में क्या बनाया, H2O बनाया। तो इधर में हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, और इधर में कितना है, 2 है। चलो ये तो संतुलित है। उसके बाद देखेंगे कि ऑक्सीजन का इधर में कितना संख्या है, 2 है, और इधर में कितना है, 1। यानी कहने का मतलब ये समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों तरफ तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है उसको हम समझेंगे।
यहाँ पे लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण को संतुलित द्रव्यमान की अनवरसता के नियम पर आधारित होता है, जिसके अनुसार समान रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका नाश होता है। यानी कहने का मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है और इसी के चलते इसको हमको संतुलित करना अनिवार्य होता है। जैसे यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का दो सामान्य विधि दिया है और दोनों को हम सीखेंगे, एक अनुमान विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। ये दोनों तरीका से हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करना सीखेंगे और संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग सीखेंगे। और दो विधि है, एक अनुमान विधि और दूसरा क्या है, बीजगणितीय विधि। ठीक है, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम का क्यों यहाँ पे उपयोग किया जाता है, क्यों संतुलित किया जाता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहला है कि अनुमान विधि द्वारा हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम संतुलित करना सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहला दिया हुआ है Mg और HCl, यानी और ये बनाया क्या, MgCl2 और प्लस H2 बनाए। यानी कहने का मतलब है कि इस अभिक्रिया में कौन कौन तत्व भाग लिया, सबसे पहले वो देखना हमको अनिवार्य रहता है। तत्वों के नाम, और इधर लिखते हैं LHS और इधर लिखते हैं RHS। सबसे पहला है क्या है, Mg प्लस HCl है, यानी इस वाले अभिक्रिया में कौन कौन तत्व भाग लिया है। इस वाले अभिक्रिया में हम देखेंगे कि 3 तत्व भाग लिया है, एक है मैग्नीशियम, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है क्लोरीन। ठीक है, इधर वाले को हम क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं और इधर वाले को हम क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि LHS में मैग्नीशियम की संख्या कितना है, LHS में मैग्नीशियम की संख्या कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख दिए 1। और RHS में इधर में देखेंगे कि मैग्नीशियम का संख्या कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, 1 लिख। चलिए ये संतुलित है, यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन, इधर में देखेंगे कि हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 1 है, और इधर में कितना है, 2 है। यानी इधर में यानी LHS में कितना है, 1 है, और इधर में कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। चलिए ये असंतुलित है। उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 1 है और इधर में कितना है, 2 है। इधर में कितना दिया हुआ है, 1, और इधर में कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, मेरा संतुलित है और ये सब क्या असंतुलित है, इसको करना हम सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं कि इसको अगर हमको संतुलित करना है तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, 2 लिख देते हैं। ठीक है, यानी कहाँ पे, LHS में अगर यहाँ पे अगर 2 हम मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर LHS में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्लोरीन को भी क्या करता है, बैलेंस कर देता है। ठीक है, यानी क्लोरीन को भी दुगुना कर दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इधर में हाइड्रोजन 2 और इधर में भी कितना, 2, और इधर में क्लोरीन 2, इधर में भी क्लोरीन 2, और इधर मैग्नीशियम 2, और इधर भी सॉरी इधर मैग्नीशियम 1 है और इधर मैग्नीशियम 1 है। तो ये रहा आपका संतुलित हो गया, यानी पहला नंबर क्या हुआ, संतुलित हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे दूसरा नंबर है एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। उसी तरह ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है और ये कैल्शियम क्लोराइड है। तो इधर में देखेंगे ये एल्युमिनियम 1 है और इधर में 1 है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितना है, 3 है, और इधर में 2 है, ये असंतुलित है। ठीक है, तो इसी को हम संतुलित करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। इसी तरह करके एक एक हम समझते हैं। चलिए दूसरा नंबर हम समझते हैं कि इसमें इस अभिक्रिया में कौन कौन तत्व भाग लिए हैं। ठीक है, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम, दूसरा क्या है, क्लोरीन भाग लिया है, और क्या है, कैल्शियम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, और क्या है, हाइड्रोजन है। ये 4-5 तत्व है और ये पांचों तत्व क्या इस अभिक्रिया में भाग लिया। यहाँ पे देखेंगे कि LHS, एल्युमिनियम में LHS, एल्युमिनियम LHS में कितना है, यानी इस साइड में एल्युमिनियम की संख्या 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसी तरह एल्युमिनियम की संख्या RHS में कितना है, यहाँ पे भी देखेंगे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे क्लोरीन,
क्लोरीन की संख्या यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे। और इधर में क्लोरीन की संख्या कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे कैल्शियम की संख्या कितना है, 1 है, और ये इधर में भी कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1, और इधर भी कितना है, 1। उसी तरह ऑक्सीजन, इधर में कितना है ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे देखिएगा, ये OH का होल 2 लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन भी इससे गुना होगा और हाइड्रोजन भी इससे गुना होगा, यानी ऑक्सीजन यानी इससे गुना होगा तो O2, और ये भी इससे गुना होगा तो H2, यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन का कितना संख्या 2 और हाइड्रोजन का भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ये O का कितना हो जाएगा, 2, तो इधर में 2, और इधर में कितना है, ये देखिए O3 है, यानी ये कितना हो जाएगा, O3, यानी इधर में कितना है, 3 है। उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की इधर में कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना दिया उधर में, यानी 3। अब चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम तो बैलेंस है, ठीक है, उसके बाद क्लोरीन इधर में 3 है और उधर में 2 है, कैल्शियम भी बैलेंस है, और ये क्या है, ये दोनों असंतुलित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर हम क्या करते हैं कि एल्युमिनियम, इसको क्लोरीन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लोरीन को हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। इसको अगर हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, इसको हम इधर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इधर में क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर में 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है क्या कि LHS में हम क्या किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, कहाँ पे, क्लोरीन वाले पे। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या क्या प्रभाव पड़ा है, एल्युमिनियम को भी दुगुना कर दिया, वहां एल्युमिनियम भी क्या किया, दुगुना कर दिया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगर 2 से हम मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे कितना से किए हैं, हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करने से क्या हुआ है, ये तो बैलेंस हो गया है, और ये क्या किया है, कैल्शियम को दुगुना कर दिया, ठीक है। 3 से यहाँ पे इधर में LHS में हम RHS में कितना से गुना किए हैं, 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एल्युमिनियम 2, ठीक है, और इधर में कितना हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम 2, ठीक है, और इधर में एल्युमिनियम का 1 है, तो यहाँ पे अगर एल्युमिनियम का 2 देते हैं, तो ये एल्युमिनियम इधर में कहाँ पे गुना किए हैं हम, RHS में, ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन को सीधा दुगुना कर दे रहा है, यानी कहने का मतलब 3 है और 3 दूनी 6 कर दे रहा है, यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन में 2 से गुना हो गया, तो ये इधर 6, और फिर ये क्या किया, हाइड्रोजन को भी 6 से कर दिया, यानी ये भी कितना, 2 से गुना हो गया, ठीक है, ये भी 6। अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे अगर हम क्या है कि इधर में कैल्शियम कितना है, 3, अगर हम यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 6, और ये भी कितना हो जाएगा, 6, यानी यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन में भी कितना से होगा, 3 से होगा, और हाइड्रोजन में भी कितना से होगा, 3 से हो जाएगा। देखिए इधर में 2, इधर में भी 2, इधर में 6, इधर में भी 6, इधर में 3 और इधर में भी 3, और इधर में 6 और इधर में भी 6, और इधर में 6, इधर में भी 6, यानी कहने का मतलब ये पूरी तरह से क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। उसके बाद ये अनुमान विधि से था, ठीक है। इसके बाद हम एक समझ लेते हैं बीजगणितीय विधि से, कि बीजगणितीय विधि से कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है H2 + O2 क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो एक हम समझ लेते हैं बीजगणितीय विधि से, आइए। यहाँ पे लिखा हुआ है H2 + O2, ये क्या बनाता है, H2O बनाता है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं बीजगणितीय विधि से ये क्या होता है, इसको हम कर देते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और इसको कर देते हैं C। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर में हम एक एक तत्व को हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि हाइड्रोजन दिया हुआ है, और इधर में हाइड्रोजन यानी 2 है, तो इसको हम किससे, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2A हो गया, और ये किसके बराबर में, इधर में कितने के बराबर में है, 2C के बराबर में, ये कितने के बराबर में, 2C के बराबर में। चलिए उसके बाद ऑक्सीजन को पकड़ते हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पे ये कितना है, 2B के बराबर में है, और इधर में कितना हो जा रहा है, C के बराबर में, 1 है, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, C के बराबर। अब यहाँ पे ये मेरा क्या बना, समीकरण बन गया। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान रख लो। यहाँ पे हम क्या करते हैं
कि अगर माना कि c बराबर अगर हम 2 रख लेते हैं, ठीक है, अगर हम c का मान 2 रखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे b का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे अगर हम 2b बराबर अगर 2 रखते हैं तो यहाँ से b बराबर का मान कितना आ जाएगा, 2/2, यानी कहने का मतलब कितना है, 1 आ जाएगा। यानी c का मान 2 और b का मान कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए अब इस वाले में हमको क्या निकालना है, b का भी मान निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, e का मान निकालना है। अब यहाँ पे हम लिए क्या थे कि c बराबर 2 है, तो यहाँ पे अगर हमको a का मान निकालना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2a बराबर में क्या लिखेंगे, 2 × 2, ये कितना हो जाएगा, 2a बराबर में कितना हो जाएगा, ये 4, यानी a का मान यहाँ से हम कितना निकाल सकते हैं, a बराबर हो जाएगा 4/2, यानी कहने का मतलब कितना आ जाएगा, 2, यानी a बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो a का भी मान निकल गया, b का भी मान और c का भी मान निकल गया। अब ये तीनों मान को हम क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। a के जगह पे कितना रख देंगे, हम 2 रख देंगे, a के जगह पे हम कितना रख दिए, 2 रख दिए। उसके बाद b के जगह पे कितना, 1 रखना है था, तो हम b के जगह पे क्या किए, b के जगह पे 1 रख दिए। ठीक है, और c के जगह पे हमको कितना रखना था, c के जगह पे हमको रखना था 2, यहाँ पे हम 2 रख दिए। चलिए 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 1 को हम मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर में कितना हाइड्रोजन 4, इधर में कितना हो गया, 2 दूनी 4, इधर में ऑक्सीजन कितना 2, इधर में भी कितना 2, ये बैलेंस हो गया। यानी कहने का मतलब ये बीजगणितीय विधि ऐसे ही बनता है। आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है, अगर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, बहुत कुछ समझने को अगर मिला होगा तो इसको जरूर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद अगर ये अच्छा लगा होगा इस पे, तो उसके बाद जितना भी ये चैप्टर का अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, LCC 2.2। ठीक है।